ओके आज हम लोग अपना टॉपिक 2 देखेंगे अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसके अंदर हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं। ओके जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो सारे की सारे इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर हमारे पास कितनी रेशियोज आती हैं बच्चों? 4 रेशियोज आएंगी आपकी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक है ये, इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज। ये 4 टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर आज की क्लास के अंदर देखेंगे और इनके ऊपर जो फॉर्मुलेज वगैरह हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम लोग। ओके तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला डेट टू इक्विटी रेशियो, फिर बाकी बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके तो डेट टू इक्विटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्वेंसी रेशियो आपको बताता क्या है वो भी समझ ले पहले एक बार हम लोग। तो सॉल्वेंसी रेशियो आपको ये बताता है कि आपके पास कितना फंड है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। आपके पास कितना फंड है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। अब डेट टू इक्विटी रेशियो, इसको आप एक तरीके से और बोल सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा जाए फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो आपसे वो यही कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट नाम ना बोल के आपसे बोल रहा है फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो जब वो बोल रहा है फाइंड आउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो इसका मतलब वो आपसे कह रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज, डेट टू इक्विटी रेशियो से स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक से। नाउ अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एक्चुअली में क्या है हमारे लिए? नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। और शेयर होल्डर फंड में आपकी सारी की सारी क्या आ जाएंगी? शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक की? ये बात सभी को समझ में आ गई ना? अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे आपके परसेंटेज डिवेंचर्स, बैंक लोन, लोन से आने जो भी आपके पास लंबे समय के लिए आपने कोई लोन ले रखा है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे आपके। फिर शेयर होल्डर फंड की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास? सारे ये 3 पार्ट आते हैं मेन इसके अंदर। इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा आपके पास। ये 3 पार्ट आपके कहाँ आएंगे बच्चों? शेयर होल्डर फंड के अंदर आएंगे। क्या इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? चलो अब इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस देखते हैं ज्यादा आपको समझने के लिए। कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो, आपको कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। तो इसके लिए बच्चों मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला, जो बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला बताया था वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? जब मैंने बैलेंस शीट का जो फॉर्मूला बताया था उसका इस्तेमाल करके आप लोग डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। तो बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर 2 जने आते हैं, फिक्स टेंजिबल असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आता है करंट असेट्स और इन दोनों का सम कहलाता है टोटल असेट। फिर आता है हमारे पास टोटल लायबिलिटी। अब इस टोटल लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी इक्विटी तो गिवन नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी इक्विटी तो गिवन नहीं है। तो इक्विटी नहीं गिवन है तो हमें इक्विटी तो चाहिए ही चाहिए, शेयर होल्डर फंड चाहिए। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? क्या गिवन है? टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है। अब टोटल डेट्स क्या थे हमारे? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल डेट्स। और टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज क्या होती हैं? हमेशा बराबर होती हैं। टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी आपकी बराबर है इस क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी बराबर हो गई। और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है? टोटल डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड के। टोटल डेट्स प्लस शेयर होल्डर फंड के। तो टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी की वैल्यू है 2,60,000 रुपए। टोटल डेट्स आपके पास 1,80,000 रुपए के हैं। और शेयर होल्डर फंड, तो आपके पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा बच्चों 80,000 रुपए का। शेयर होल्डर फंड आ गया, यानी कि इक्विटी आ गई आपके पास। अब हमें क्या चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए। अब नॉन करंट लायबिलिटी कैसे आएगी हमारे पास? टोटल डेट्स गिवन है आपके। अब टोटल डेट्स में 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी 2 चीजें? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी।
और आपको इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन है, तो नॉन करंट लायबिलिटी की हेल्प, इस टोटल डेट्स की हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल डेट्स इज इक्वल टू होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आपने अभी निकालनी है, टोटल डेट्स आपको दे रखा है 1,80,000, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी है 20,000 की। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास 1,60,000, नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 1,60,000 रुपए का, शेयर होल्डर फंड आ गया आपके पास 80,000 रुपए का। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो इज नथिंग बट डेट्स अपॉन में इक्विटी, और इक्विटी इज व्हाट, शेयर होल्डर फंड। तो आपके पास डेट भी आ गया, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, वो है 1,60,000 रुपए का, और शेयर होल्डर फंड आ गया आपके पास 80,000 रुपए का। तो इनकी रेशियो हो गई 2:1। हाँ, एक और चीज, जो डेट इक्विटी रेशियो होती है वो प्योर रेशियो होती है आपकी, इसको आपको रेशियोज में लिखना होता है हमेशा, 2:1 की फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लोग। ओके, तो 2:1 आएगा इसका आंसर। तो डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी 160/80 2:1। डेट इक्विटी रेशियो की जो आइडियल रेशियो मानी जाती है वो मानी जाती है 2:1, जो इस कंपनी की IB है हमारे पास, है ना। अब क्यों मानी जाती है और ये क्यों रखा जाता है, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी कितनी साउंडनेस है अपनी लायबिलिटीज के साथ में, कितना उसका बढ़िया परफॉर्मेंस है डेट के साथ में। देखो बहुत सारी कंपनीज तुम देखोगे उधार लेके काम अच्छी तरीके से कर लेती हैं और खुद का पैसा नहीं लगा पाती। तो बहुत सारी कंपनियां उधार लेकर काम करना ऐसा अच्छा लगता है, खुद के पैसे से नहीं होता। तो इसलिए इनकी जो आइडियल रेशियो मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 2:1 मानी जाएगी आपके लिए। आइडियल रेशियो क्या होगी, 2:1। क्लियर है यहाँ तक की बात। 37 क्वेश्चन, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपए के, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर है, 10 ईच फुल्ली पेड अप के, सॉरी 20 फुल्ली पेड अप के हैं ये, और जनरल रिजर्व गिवन है 90,000 का, सरप्लस गिवन है 40,000, 10% डिवेंचर 1.5 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख। यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, डेट अपॉन में इक्विटी। अब डेट के अंदर सारा का सारा डेट आएगा, यानी नॉन करंट लायबिलिटी पूरा का पूरा लेना है आपको, है ना। अब देखो इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सा है, एक ही गिवन है 10% डिवेंचर्स 1.5 लाख रुपए के, सिर्फ एक गिवन है, तो नॉन करंट लायबिलिटी एक ही आ गई इसके अंदर, और कुछ गिवन है डाटा के अंदर नहीं, तो आपका 10% डिवेंचर ही सिर्फ क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी होगा। इक्विटी के मामले में आपके पास क्या क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सरप्लस, ये सारे आइटम्स आ रहे हैं इक्विटी के मामले में, तो ये सारी क्या हो जाएंगी आपकी इक्विटी हो जाएंगी। तो यहाँ पे डेट के नाम पर आया सिर्फ 10% डिवेंचर्स, या आप ऐसे अलग से लिख सकते हो, डेट इज इक्वल टू 10% डिवेंचर्स, दैट इज 1,50,000। और इक्विटी के मामले में आया आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व और प्लस सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास 2 लाख रुपए का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का, जनरल रिजर्व आपके पास 90,000 रुपए का, प्लस सरप्लस आया आपके पास 40,000 रुपए का। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4,30,000 रुपए। इक्विटी आ गया 4,30,000 का, डेट आया आपके पास 1.5 लाख रुपए का। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, डेट कितना था 1.5 लाख रुपए का, और इक्विटी कितना आया था आपके पास 4,30,000 रुपए का। अब यहां पर ही आ जाएगा आपके पास 15:43, और इसको प्योर रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो प्योर में कन्वर्ट करने का तो यहाँ पे 1 चाहिए ही चाहिए आपको। जब भी प्योर रेशियो है तो नीचे डिवाइड में क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए, तो इसको 1 में कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, बिना ऐसे कर छोड़ोगे तो गलत आएगा। क्या आ रहा है डिवाइड करने के बाद इसको 0.35:1, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमेशा, है ना। अगर बिना कन्वर्ट किए छोड़ रहे हो तो वो आंसर कट सकते हैं प्योर रेशियो के नाम पे से ना, इनको आप नहीं छोड़ सकते 15:43 के रूप में, शायद काट भी ले आधा नंबर, है कि नहीं। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होता है जो आपने या तो उधार से ले रखा हो, या वो पैसा होता है जो आपके पास खुद का हो। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके के हो सकते हैं, उधार का भी पैसा और नगद पैसा भी, जो आपने खुद लगा रखा है बिजनेस के अंदर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉर्मली वो पैसा हो गया जो आपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है,
बेशक उधार का हो चाहे खुद का हो। ये बात समझ में आ गई। नाउ अब देखो मैंने इसको फॉर्मूले में देखो डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, बट डेट और इक्विटी, इक्विटी के नाम पे शेयर होल्डर फंड दे रखा है बट डेट नहीं दे रखा। तो आप लोगों को कल बैलेंस शीट बताई थी वही वाला फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी जब हमने किया था तो उसे क्या नाम दिया था हम लोगों ने, कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी क्या था हमारे लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसी चीज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 8 लाख रुपए का, नॉन करेंट लायबिलिटी आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, प्लस शेयर होल्डर फंड दे रखा है 2 लाख रुपए का। तो नॉन करेंट लायबिलिटी आपकी इस क्वेश्चन की हो जाएगी 8 लाख माइनस 2 लाख, दैट इज 6 लाख। तो नॉन करेंट लायबिलिटी हो गई 6 लाख रुपीज की, नॉन करेंट लायबिलिटी होगी आपकी 6 लाख रुपीज की। अब आपके पास शेयर होल्डर फंड तो है ही, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेट अपॉन में इक्विटी। डेट आपके पास आया 6 लाख रुपए का और इक्विटी आपके पास पहले से रखी हुई थी 2 लाख रुपए की। तो अगेन ये प्योर रेशियो है इसलिए 3:1 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर मेरी बात सभी को। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपके पास है 41, जिसके अंदर अगेन इंप्रूव, डिक्लाइन और इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज वाला क्वेश्चन है, वो देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 मेरे ख्याल से समझ में आ गई कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाने हैं। और ये दोनों फॉर्मूले जो है बैलेंस शीट वाले ही आपको बनाने हैं। बैलेंस शीट अगर ध्यान रखोगे तो फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी। या तो फॉर्मूला रट्टे मार लो या तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा समझ लो, दोनों काम हो जाएंगे आप लोगों के, है ना। फॉर्मूला समझने से काम हो जाएगा, बैलेंस शीट वाला काम आसान है, फॉर्मूला रटने से तो अच्छा। मुझे बैलेंस शीट वाला सिस्टम हमेशा ही अच्छा लगता है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, व्हेन डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2, स्टेट गिवन रीजन वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है आपको 2:1, डेट इक्विटी रेशियो दे रखी है 2:1। तो इसका मतलब है आपको डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है 2/1। तो डेट अपॉन इक्विटी 2:1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 लाख और 1 लाख रुपए, है ना। 2 लाख और 1 लाख रुपए एज्यूम करके चल सकते हैं। अब 2 लाख और 1 लाख रुपए जब हमने इसको एज्यूम किया, अब क्या कह रहा है, सेल ऑफ लैंड जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए में बेचा। अब सेल ऑफ लैंड, आपने लैंड बेचा और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, कैश। लैंड क्या है बेटा, फिक्स्ड नॉन करंट असेट, ये क्या है, करंट असेट्स। बट जब आपने इसको सेल किया तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट भी हुआ है। आपको प्रॉफिट हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर 1 लाख रुपए का। अब देखो नॉन करंट असेट्स, ये जो नॉन करंट असेट्स है इसका कोई काम है क्या हमारे इस डेट और इक्विटी में, नहीं। कैश का कोई काम है क्या हमारे डेट और इक्विटी में, मतलब ना लैंड का कोई काम ना कोई कैश का काम, बट प्रॉफिट का काम है। 4 लाख की चीज आपने कितने में बेची, 5 लाख रुपए में। 4 लाख की चीज आपने 5 लाख में बेची तो 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो वो 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सरप्लस यानी इक्विटी में ऐड होगा। वो किस में ऐड होगा, इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या था, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का क्या मतलब है, शेयर होल्डर फंड। तो इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आते हैं। तो सरप्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो यहां पर 1 लाख रुपए ऐड हो गए। तो पहले 1 लाख था, अब ये 1 लाख रुपए और हो गया। तो अब 2 लाख अपॉन में 2 लाख, तो 1:1। आपकी रेशियो पहले 2:1 थी, अब क्या हो गई 1:1। तो रेशियो क्या हो गई, डिक्रीज। बात समझ में आ गई। तो यहां पर रेशियो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या बात समझ में आई सभी को। नेक्स्ट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। आपने इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स किए हैं। अगेन कंसेप्ट को ध्यान से समझना, इक्विटी शेयर्स आपके यहां बड़े हैं, प्लांट एंड मशीनरी आपके यहां पे बड़े हैं, बट इक्विटी शेयर्स ही सिर्फ इक्विटी का पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी किसका पार्ट है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स हमारे इक्विटी में नहीं आते।
नॉन करंट एसेट्स हमारे इक्विटी में नहीं आते, तो इसको हमें कुछ नहीं देखना। बट इक्विटी शेयर्स तो इंक्रीज हुए, इक्विटी शेयर्स तो इंक्रीज हुए हैं। और ये कितने के इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वर्थ रुपीज 10 लाख। तो देखो मान लेते हैं अब ये 20 लाख रुपीज का था थोड़ी देर के लिए, और 10 लाख नीचे था, प्लस अगेन 10 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर्स इशू हो गए, तो 20 लाख अपॉन 20 लाख, तो रेशियो आ जाएगी 1:1। पहले आपकी रेशियो थी 2:1, अब रेशियो कितनी रह गई 1:1। तो अगेन इसमें भी आपकी रेशियो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो गई। क्लियर है। थर्ड पार्ट है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ 13% डिवेंचर्स वर्थ रुपीज 10,000। तो अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है कि आपने उनकी पेमेंट करी है। अब ध्यान से समझना क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं यानी प्रेफरेंस शेयर्स बढ़े, और डिवेंचर्स यहाँ पे रिडीम हुए तो ये घटे। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होती है, इक्विटी, डिवेंचर्स क्या होती है, डेट। अब डेट 2 लाख रुपए के थे, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे और ये डेट घटाए, तो मान के चलो 1 लाख रुपए के आपने डिवेंचर्स घटाए, और पहले आप लोग के पास 1 लाख रुपए के इक्विटी थी, आपने अगर 1 लाख रुपए की डिवेंचर्स की पेमेंट करी है तो 1 लाख रुपए की तो प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे आपने उसको, तो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू हो गए, तो 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख अपॉन में 2 लाख, इस बार रेशियो हो गई 0.5:1। अगेन रेशियो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्लाइन हो जाएगी आपकी, यहाँ पर भी रेशियो क्या होगी, डिक्रीज हो गई। क्या बात समझ में आ रही है सभी को, पक्का। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.5:1, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। इसमें क्या करेगा वो, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स करे, जब इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो इक्विटी यहां बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ गया, जैसे 1 लाख से 1 लाख बढ़ गया तो 2 लाख अपॉन 2 लाख 1:1 हो जाएगी। अब यानी रेशियो यहां पर पहले जो थी वो क्या हो जाएगी, अब ऐसा हर समय नहीं होगा, ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा, आपके पास इस क्वेश्चन में 0.5:1 है, तो 0.5 है तो क्या लिखोगे, 50,000 अपॉन 1 लाख। आपने इक्विटी शेयर्स बढ़ा दिए तो ये कितना हो गया, 1 लाख रुपए। वैसे डिनोमिनेटर जब भी बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज ही होगी, डिनोमिनेटर जब भी बढ़ेगा तो रेशियो हमेशा क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। यहां पर देखो ये 50,000 से 2 लाख हो गया, तो रेशियो क्या आ जाएगी बेटा, 0.25:1, 0.25:1। और 0.25:1 का क्या मतलब हुआ, रेशियो डिक्रीज हो गई। यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश करंट एसेट्स, डेटर्स करंट एसेट्स, कैश भी करंट एसेट्स, डेटर भी करंट एसेट्स, ना डेट में आएगा ना इक्विटी में आएगा, तो इसका मतलब नो चेंज। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में क्या हुआ, डिवेंचर्स कम हो गए। अब अगर न्यूमरेटर कम हो गया, पहले इसकी रेशियो 50,000 थी, नीचे 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए के रिडेम्पशन कर दिए हमने, 25,000 के रिडेम्पशन कर दिए, तो 25,000 अपॉन 1 लाख, रेशियो क्या आ जाएगी अगेन 0.25:1। रेशियो क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। इसमें नो चेंज कैसे लिख रखा है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, नो चेंज लिखा है सेकंड में, तो थर्ड में तो हाँ, तो वही डिक्रीज ही आना चाहिए। अगर आप रिडेम्पशन और वो करेंगे तो इसमें मिसप्रिंट है, नो, इसमें नो चेंज नहीं आ सकता। आप खुद देखो बच्चों, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है, तो रिडेम्पशन करोगे तो क्या हो गया, डिवेंचर्स रिड्यूस हो जाएंगे उतने अमाउंट से। अब ये तो नहीं बोला कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो रहे हैं। जब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो रहे हैं तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर जो डिवेंचर्स कम हो जाएंगे, डिवेंचर्स कम हो गए, इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो 50 में से 25 अपॉन 1 लाख, तो 0.25:1। तो यहां पर ये शायद मिसप्रिंट हो रखा है, नो चेंज, यहाँ नो चेंज नहीं आएगा, यहां पर से ना। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक आया, क्रेडिटर आया, स्टॉक आया और क्रेडिटर, स्टॉक करंट एसेट है और क्रेडिटर, इससे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात यहां तक की।
तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया थोड़ा सा आप लोगों को, कैसे बनाने हैं वाले क्वेश्चंस आप लोगों को। अगर फिक्स एसेट या कोई भी एसेट प्रॉफिट पे बेचते हो तो देखो फिक्स एसेट बेचा, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट प्रॉफिट, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, फिक्स एसेट इज योर करंट नॉन करंट एसेट, इसका पार्ट नहीं है, इग्नोर करो। कैश आएगा, करंट एसेट है, इग्नोर करो। बट प्रॉफिट तो आ रहा है ना, तो प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ेगा, प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ेगा, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट इसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। बट अगर नॉर्मल परचेज या परचेज ऑफ फिक्स एसेट है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो डेट टू इक्विटी रेशियो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया कैसे डेट टू इक्विटी रेशियो के क्वेश्चंस करने हैं। अब हम लोग बात करते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो की। ओके, टोटल एसेट टू डेट रेशियो के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। अब ये टोटल एसेट्स के अंदर आपके सारे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स सब आ जाएंगे। डेट्स के अंदर अभी भी क्या आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी आएगा और कुछ नहीं आएगा। टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। अब इसकी जो आइडियल रेशियो क्या होती है, डिपेंड करती है रेशियो के ऊपर। क्या है, हाइयर द रेशियो, जितना ये हाइयर रहेगा उतना ही क्या रहेगा, ये फायदेमंद रहेगा और सेफ्टी रहेगी लेंडर्स को। लेंडर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमें उधार दिया होता है पैसा, हाँ क्रेडिटर्स कह सकते हो आप। तो वो लोग जिन्होंने हमें उधार दे रखा होता है पैसा, उन लोगों को सेफ्टी रहती है। क्योंकि देखो जब असेट्स ज्यादा हैं और उनके ऊपर लाइबिलिटी कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो कहेंगे कि भाई, क्योंकि पहला राइट किसका होता है, लेंडर्स का होता है। बिजनेस के अगर बिजनेस क्लोज हो रहा होता है तो पहला राइट किसका होता है, लेंडर्स का। तो ये लोगों के पास सेफ्टी हायर रहती है। अगर यहीं पर ये रेशियो लोअर हो जाती है, लोअर रेशियो आती है, तो उस केस में क्या होगा, मींस लोअर सेफ्टी टू द लेंडर। यहाँ पे जो लेंडर्स होंगे उनकी जो सेफ्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि उन अब असेट्स ही नहीं है, लाइबिलिटी ज्यादा लेकर रख के बैठे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बिजनेस बंद भी हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, असेट्स बेचेंगे तो पैसा कितना आएगा, थोड़ा सा पैसा आएगा। और थोड़ा सा पैसा क्या पूरी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में काम कर पाएगा, नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमेशा क्या रखना चाहिए, हाइयर रखना चाहिए। ये जितना हाइयर रहेगा उतना बेनिफिशियल रहता है लेंडर्स के लिए। अगर ये इंफॉर्मेशन लेंडर चाह रहा है तो लेंडर के लिए इंफॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। TADR का मतलब है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है 4 लाख, टोटल एसेट्स गिवन है 7,70,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन। टोटल एसेट्स अपॉन में सेफ्टी, बेटा मैंने, अगर मैं बिजनेस में लाइबिलिटी होल्डर, मैं बिजनेस के अंदर लोन देकर आया हूं, तो लोन देकर आया हूं, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो सबसे पहले किसको पेमेंट होगी, लाइबिलिटीज को। अब लाइबिलिटीज को सारी की सारी पहले पेमेंट मिलेगी, तो वो किस हिसाब से मिलेगी, असेट्स से तो मिलेगी। अब असेट्स बेचूंगा तब पैसे मिलेंगे, और अगर असेट्स ज्यादा होंगे और लाइबिलिटीज कम होंगी तो ही तो ये चीज हो पाएगी कि मेरे असेट्स ज्यादा बिक गए तो मेरी लाइबिलिटीज पूरी पेमेंट मिल जाएगी, और मुझे पूरी पेमेंट मिल गई तो मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा। एज अ लाइबिलिटी, एज अ लेंडर मेरे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि देखो असेट्स ज्यादा होंगे तो ही तो मेरी पेमेंट मिल पाएगी ना। अगर असेट्स कम हुए तो क्या मुझे मेरी पेमेंट मिल पाएगी? समझ में आई बात यहां तक की? पक्का? चलिए, ये बहुत ही आसान लिया मैंने। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं और टोटल एसेट्स दे रखे हैं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास आंसर, जो भी आपके टोटल एसेट्स हैं ऊपर रखो 7,70,000 अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं बेटा, 4 लाख रुपए। ये दोनों कट गए आपके पास यहाँ पे, और 40 और 77 कितना आ रहा है बेटा, 1.925 रेशियो 1। तो ये भी आपकी प्योर रेशियो होती है, इसलिए आपको इसको भी किस में रखना पड़ता है, 1 इसका डिनोमिनेटर रखना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर क्या रखना पड़ेगा, 1, क्योंकि ये भी प्योर रेशियो आती है। तो 1.925:1, तो 77 को 40 से डिवाइड किया तो 1.925:1 आ जाएगा। ये क्लियर है ये बात यहां तक की? पक्का सभी को समझ में आ रही है वाली बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल डेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है, ना ही नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है और ना ही टोटल एसेट्स गिवन है, तो कैसे काम करेंगे? तो अब देखो गिवन क्या है, टोटल डेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी हटा दूंगा
या टोटल डेट्स में अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट ऐड कर लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं तभी बन पाएगा। तो देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फॉर्मूला रखो वही बैलेंस शीट वाला तैयार। बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी करते हैं तो टोटल डेट्स आता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी से। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लाइबिलिटी ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी प्यारे बच्चों, और टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल असेट्स के बराबर होती है। देखो मुझे फॉर्मूले याद नहीं करने, आप लोगों को सिंपल कंसेप्ट समझना है। अगर कंसेप्ट समझ लिया तो तुम फॉर्मूले खुद ब खुद ही बना लोगे वहां पे बैठ के, है कि नहीं, वरना तो 10 फॉर्मूले बैठ के याद करते रहो। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या गिवन था, टोटल डेट गिवन था, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी अगर मैं कर देता हूं तो टोटल लायबिलिटी आ जाता है, और टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल असेट के बराबर होता है। तो यहां पर टोटल असेट्स क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख का, करंट लाइबिलिटी है 5 लाख का, तो टोटल असेट्स हो गया मेरा 20 लाख का। अब क्या चाहिए मुझे, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी कैसे आती है, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। मुझे गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, टोटल डेट्स। टोटल डेट्स गिवन है, तो टोटल डेट्स अगर गिवन है वो होता है नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट्स गिवन है 15 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी फाइंड करना है, करंट लाइबिलिटी कितना है 5 लाख, तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितना हो गया 10 लाख। अब देखो टोटल असेट्स 20 लाख के हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी 10 लाख की है, तो रेशियो निकाल सकते हो 2:1। तो ये एक अच्छी है, हायर जितनी होती जाएगी वो उतनी बढ़िया है। आपके पास 20 लाख रुपए के एसेट्स हैं और 10 लाख की लाइबिलिटी है। अगर कभी भी किसी ना किसी कीमत से अगर आपके बिजनेस को बंद करना पड़ेगा तो भी आप अपनी लाइबिलिटीज को पहले पेमेंट कर दोगे, और लाइबिलिटीज जो लेंडर्स रहेंगे वो खुश रहेंगे आपके, वो आपसे कभी भी परेशान नहीं होंगे। बात समझ में आ गई सभी को, ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात ईजी था ये वाला क्वेश्चन। बस तब ईजी रहेगा जब फॉर्मूला समझ में आएगा। फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तो सबसे भयानक क्वेश्चन यही है ना, सबसे भयानक क्वेश्चन यही है अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास टोटल असेट्स दे रखे हैं, टोटल असेट्स दे रखे हैं, टोटल डेट्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखा है, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है कि नहीं। अब टोटल असेट्स तो मिल गया, क्या चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए आपके पास देखो टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस, ये फॉर्मूला अभी हमने समझा था, तो टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अब देखो करंट लाइबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये चारों ही आपके क्या है, तो चारों इसमें से माइनस हो जाएंगी। तो टोटल डेट्स 12 लाख रुपए के, नॉन करंट लाइबिलिटी 90 और 60 1.5 और 50 2 और 2,20,000। तो बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास, 12 लाख में से 2 लाख गए 10, 9,80,000 रुपए। टोटल असेट्स 15 लाख के हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी 9,80,000 रुपए की है। तो आप इसके अंदर टोटल असेट टू डेट रेशियो निकाल सकते हैं। अब टोटल असेट्स आ गया 15 लाख रुपए का और नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई 9,80,000 रुपए की। इसको डिवाइड करेंगे, यू हैव द आंसर। क्या है बेटा आंसर, 1.53:1। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, क्लियर है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस दे रखा है 6 लाख का। अब ग्रॉस दे रखा है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन 6 लाख का है, सॉरी 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास 6 लाख रुपए के, मतलब टोटल फिक्स्ड एसेट्स आपके पास 6 लाख रुपए के हैं। तो 6 लाख में से 1 लाख रुपए गया तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए का। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 10,000 रुपए का। करंट एसेट्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के। करंट एसेट्स के बाद आपके पास देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वो दे रखा है 40,000 रुपए। तो अगर इन सब को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एसेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो जाएंगी आपकी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, और आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएंगे। बाकी और कुछ बचा नहीं जो इसके अंदर आ सकता है, सारा चीज देख लिया हमने। तो यहाँ पे 5 जो आपने लोन दे रखा है लोगों को लॉन्ग टर्म पे, हाँ हमने दे रखा है,
तो 5 और 2 7, 7 और 1 8 लाख रुपए। तो ये हो गया आपके पास टोटल नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट असेट्स कह रहा हूं, टोटल असेट्स। अब उसके बाद क्या निकालने हैं, डेट्स। तो डेट्स के नाम पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई 3 लाख रुपए की और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए 1 लाख रुपए के। टोटल 4 लाख रुपए का डेट आ जाएगा आपके पास। तो टोटल असेट टू डेट रेशियो विल बी 8 लाख अपॉन 4 लाख, दैट इज 2:1। ओके, तो इसके अंदर क्या था, सिंपल बात, सभी को समझ में आ गया। प्रोप्राइटरी रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं अब, जो ना हमारा थर्ड टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो का। तो बहुत आसान टॉपिक है ये भी, बहुत ही ज़्यादा आसानों में से है ये। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है हमारे पास, फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स और शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स इनटू 100। यानी जो शेयर होल्डर फंड होता है बच्चों, वो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। वो प्योर भी हो सकता है और वो परसेंटेज भी हो सकता है। प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है वो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, आपका प्योर भी हो सकता है और वो परसेंटेज भी हो सकता है। ओके, तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स और शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो आपको उसको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में डाटा दे रखा है तो आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा, और अगर रेशियो में दे रखा है तो आप उसको रेशियो में लेके चलेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? शेयर होल्डर फंड आप लोगों को फिर से वही चीजें, क्या क्या चीजें चाहिए इसके अंदर आपके पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये 3 आइटम सिर्फ शेयर होल्डर फंड के अंदर आती हैं। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल असेट्स के अंदर आपके सारे नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, सारे नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब इसमें क्या होता है, अगर हायर रेशियो है तो इसका मतलब इसको किसको फायदा होता है, सेफ्टी फॉर दी अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड दी क्रेडिटर्स। मेनली प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या समझा आपने कि शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स रखना है, फिर शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स इनटू 100 रखा हम लोगों ने यहाँ पे। और इसमें जब हायर रेशियो की बात कर रहे हैं, जब ये हायर हो जाएगा तो किसको फायदा होगा, लेंडर्स को। और किसको फायदा होगा, वो भी अनसिक्योर्ड वालों को। अनसिक्योर्ड वालों को फायदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास टोटल असेट्स ज्यादा होते जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो चीज है, ये आपके अगर कम गिरवी रखे हुए हैं, तो अगर गिरवी रखे हुए होते ज्यादा चीजें, सिक्योर्ड वाले कौन होते हैं, जो गिरवी रख के लेकर बैठे होते हैं। तो भाई सिक्योर्ड वाले तो वो टोटल असेट उठा के ले जाएंगे, और अगर अनसिक्योर्ड की बारी आएगी तो भाई वो अगर सारे का सारा असेट ले गए तो आपके पास क्या बचा, जो अनसिक्योर्ड है। तो उन लोगों के लिए रेशियो क्या चाहिए, यहाँ पर हायर चाहिए। टोटल असेट्स आपके पास होने चाहिए, अगर आपके पास रहेंगे तो आप अनसिक्योर्ड की पेमेंट आसानी से कर सकते हो। ये सिनारियो रहेगा इसके अंदर। क्या ये बात समझ में आई अभी भी? और बट अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो आपके लिए बेकार है, मतलब एज अ बिजनेस आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब आपको जितने आपने इन्वेस्टमेंट करी है उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उतना आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा, तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो ज्यादा भी नहीं रखना और कम भी नहीं करना इसको। प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करना है। शेयर कैपिटल गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। अब दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, इसको परसेंटेज में भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसको प्योर में भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं प्योर में फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखो शेयर होल्डर फंड के लिए आपको क्या क्या चाहिए थी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो 3 लाख प्लस 1.8, तो ये हो गया 4.8 लाख, तो यानी 4,80,000 रुपए। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 13 प्लस 6 19,20,000। क्या आया बेटे से डिवाइड करके, 0.25 रेशियो 1। ये ज्यादा अच्छा भी नहीं है और ये ज्यादा खराब भी नहीं है, तो 0.25:1। ये बात समझ में आ रही है? तो 0.25:1, तो आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा, 0.25:1 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को यहां तक की? नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, पीपी दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर करंट असेट्स। डिवेंचर्स इक्विटी में नहीं आते, वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है तुम्हारी। नाउ अब देखो अगेन इसमें भी प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा आपका, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये 3 आइटम आ जाएंगे और कुछ नहीं आएगा इधर से। तो 3 और 4 4.5,
4.5 5,25,000 रुपये। और टोटल असेट्स में आपके पास देखिए क्या क्या आ जाएगा। अब टोटल असेट्स में देखो अदर करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है आपको, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट दे रखा है, और इधर डिवेंचर्स और ट्रेड पेबल्स दे रखा है। तो अगर हम इन तीनों का इधर का टोटल करें तो 7,50,000 रुपए। एक बार इधर की साइड का टोटल करेंगे, हाँ 3 और 1 4, 4 और 1 9, तो ये 7.5 लाख रुपए इधर भी दे रखा था। तो आप टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट दोनों की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते थे इसमें। तो टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट्स, तो आपके टोटल असेट्स यहाँ पे हो जाएंगे 7.5 लाख रुपए, 4 से 4 जीरो कट गए। अब ये कितना आ जाएगा, 525 और 750 करेंगे 0.70:1। यहाँ हायर है तो यहाँ पर हमारे जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं या जो लेंडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है, और यहाँ वाली पोजीशन थोड़ी सी फायदेमंद नहीं है। बताए तो हायर द रेशियो विल बी सेफर फॉर दी लैंडर्स, वो भी अनसिक्योर्ड वाले, वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा फिर। 1:1, अगर 1:1 कर लो या 1:1 से ऊपर चले जाओगे तो वो तो हमारी कंपनी के लिए बेकार होता जाएगा यहाँ पे। वो इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो तो 70% आ जाएगा। ये दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हो आप, परसेंटेज के बेसिस पे भी निकाल सकते हो, आप इसको प्योर रेशियो पे भी निकाल सकते हो, है ना। दोनों चीजें वैलिड हैं, कोई इसमें वो इशू नहीं है कि कैसे निकालना है, दोनों ही वैलिड है इसमें आपके पास। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों का सैंपल पेपर 2020 का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 56 है आपकी बुक में, है ना। तो गिवन क्या है, आपको प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड आउट करना है। टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है 2:1, डेट दे रखा है 5 लाख रुपीज का, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 10 लाख, और रेट ऑफ टैक्स इज 40%। रेट ऑफ टैक्स दे रखा है इसके अंदर 40%। अब प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चाहिए, और रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। अब रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सरप्लस नेट प्रॉफिट आ ही रहा है हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट हमेशा ध्यान रखना जो सरप्लस ऐड होता है वो आफ्टर वाला ऐड होता है। सरप्लस जो ऐड होता है वो कौन सा वाला ऐड होता है, आफ्टर वाला। तो यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है 10 लाख रुपए, और उस पे टैक्स कितना दे रखा है बच्चे, 40%। तो 10 लाख का 40% कितना हो गया, 4 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का आपका हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो आ गया सरप्लस का पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ द डेट, तो डेट आपके पास 5 लाख रुपए का है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा आपके पास 5 लाख का 0.5, मतलब कि 2.5 लाख रुपए। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे रखा है इसने 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 2,50,000 का 25%, मतलब 62,500 रुपए, ये हो जाएगा। तो अब इन चारों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। तो 6 2 8, 8 और 1 9, 9,12,500 रुपए, 9,12,500 शेयर होल्डर फंड आ गया आप लोगों का प्यारे बच्चों। अब क्या चाहिए, टोटल असेट्स चाहिए। अब टोटल असेट्स चाहिए, और टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है 2:1, तो टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है 2:1, और ये होता है फॉर्मूला टोटल असेट्स अपॉन में डेट, और 2/1। टोटल असेट, डेट हमें 5 लाख गिवन है, तो टोटल असेट अपॉन 5 लाख, और 2/1। टोटल असेट्स कितना हो जाएगा आपके पास, 10 लाख रुपीज का। अब टोटल असेट्स भी आ गए, शेयर होल्डर फंड भी आ गया आपके पास। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स। तो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, 9,12,500 और 10 लाख, तो 0.9125:1, और अगर इसी को परसेंटेज में चाहिए तो 100 लगा देना, 91.25% से ना, 91.25%। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई।
क्लियर है, सभी को समझ में आई वाली बात। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा था चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। ओके, ये हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट टॉपिक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और बहुत आसान भी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हो NPBT अपॉन में I, NPBT अपॉन में I। और ये हमेशा किस में निकाला जाता है? टाइम्स में। ये किस में निकलता है? टाइम्स में। अभी तक जितनी भी सॉल्वेंसी निकाली थी वो आपने किस में निकाली? प्योर रेशियो थी। ये अकेला जो है वो किस में निकलता है आप लोगों का? टाइम्स में। हायर रेशियो जो जितना ये हायर रहेगा, हायर रेशियो मींस मोर सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। जो जितना ज्यादा ये हायर रहेगा तो इसका मतलब है कि जो आप हायर इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो अपने डिवेंचर्स को, और रेगुलरली पे कर पा रहे हो, इसका मतलब है, मतलब ये आपका अच्छा है, तो इसका मतलब है आप अपनी पेमेंट्स जो है लायबिलिटी के जो इंटरेस्ट है वो आप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत टाइमली पेमेंट कर पा रहे हो। क्या कह रहा है? इन रिस्पेक्ट मोर सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर पा रहे हो और वो भी कैसे कर पा रहे हो? रेगुलर कर पा रहे हो। तो ये फायदा रहता है कब? जब आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा हो। ओके, लास्ट अब PBIT निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है और उसमें टैक्स ऐड करना है आपको, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, जो कि हमें वहां फॉर्मूले के अंदर चाहिए। मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है और इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ICR इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट आया 2 लाख, तो ये 5 टाइम्स। इजी, 10 लाख अपॉन 2 लाख तो 5 टाइम्स आ गए यहां पर। ये क्लियर यहां तक की बात? देखो बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख, 6% डिवेंचर 20 लाख और टैक्स रेट 30% दे रखा है। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना और गिवन है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, ये होता है हमारे पास। तो नेट NPBT आ जाएगा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख रुपए का है और टैक्स जो आ रहा है वो आपके पास 30% है। किसका? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का होता है बेटा टैक्स रेट। जो टैक्स लगाया जाता है वो हमेशा किस पे लगाया जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, ना कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कितना होगा हमारे पास? इसको मान लो x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 30x/100। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा 70x/100 और ये 7 लाख, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 10 लाख। तो मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास कितना आया? 10 लाख रुपए का, और 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में सिंपल 20 लाख का 6%, 1,20,000। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 11,20,000 रुपए, और डिवाइड बाय इंटरेस्ट करेंगे आप 1,20,000 रुपए से, तो आपके पास ये आ जाएगा 12 निम 108 बचा यहाँ पे, तो 9.33। थैंक यू बच्चा, 9.33 टाइम्स, तो 9.33 टाइम्स, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो ध्यान रखना क्या इसमें आपको, जब भी टैक्स निकालना है, टैक्स हमेशा किस पे निकालते हैं? बिफोर पे, ना कि आफ्टर पे। ओके, ना कि आफ्टर पे, आफ्टर पे नहीं निकालना, हमेशा किस पे निकालना है उसको? बिफोर पे। क्लियर है मेरी बात सभी को? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।